हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर लेक्चर्स। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी डायूरेटिक्स के बारे में, जो हम लोग 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं। इसे हम लोग फार्माकोलॉजी में भी पढ़ते हैं एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो आज मेरा ये लेक्चर फार्माकोलॉजी के ऊपर है, क्योंकि मैं इसमें डायूरेटिक्स के सिर्फ थ्योरी पार्ट को पढ़ाऊंगी और मेडिसिनल केमिस्ट्री में तो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाता है। तो मैं इसमें स्ट्रक्चर कोई भी नहीं बता रही हूँ। तो मैं डायूरेटिक्स क्या होता है वो बताऊंगी, उसके क्लासिफिकेशन बताऊंगी एंड फार्माकोलॉजी बताऊंगी। तो अगर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी लिखना है तो थ्योरी पार्ट तो सेम ही होगा। इसमें फार्माकोलॉजी होता है, इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना होता है। तो ये चीज़ें तो सेम होती है, बट मेडिसिनल केमिस्ट्री में सिर्फ स्ट्रक्चर होता है एंड उसका जो सिंथेसिस होता है वो होता है। तो सबसे पहले देखते हैं डायूरेटिक्स होता क्या है। डायूरेटिक्स एक ड्रग होता है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारे किडनी में जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है उसके फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए और उसको एक्सट्रीट आउट करने के लिए, यानी कि बॉडी से बाहर निकालने के लिए डायूरेटिक्स ड्रग का यूज़ करते हैं। तो यहीं पे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या रीज़न है जिसमें कि हमें यूरिन का फॉर्मेशन या फिर एक्सक्रीशन बढ़ाना पड़ता है, जिसमें हम डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं। तो देखो, हमारी बॉडी में जब सोडियम, पोटेशियम या फिर बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो जाता है, जिसमें कि ब्लड का बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ गया इसका मतलब सोडियम का लेवल बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें अगर ब्लड में बढ़ गई है तो उसको कम करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, यूरिनेशन को ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, ताकि हमारी बॉडी से यूरिन निकले। तो यूरिन के थ्रू ही बाइकार्बोनेट, सोडियम, ये सारी चीज़ें यूरिन के थ्रू ही बाहर निकल जाती है, इसलिए हम लोग डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है कि इसका यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में एंड अदर हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट में, या फिर एबनॉर्मल जो फ्लूइड रिटेंशन होता है हमारी बॉडी में उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है डायूरेटिक्स का। तो यही सारी चीज़ें हमें फार्माकोलॉजी में भी लिखना है एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी लिखना है। अब हम लोग डायूरेटिक्स के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो इसका 5 क्लासिफिकेशन है और पांचों क्लासिफिकेशन हमें फार्माकोलॉजी में भी लिखनी होती है एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी लिखनी होती है। तो सबसे पहला है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स और इसका 2 एग्जाम्पल होता है, सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल। सेकेंड है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स एंड इसका एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग 3 एग्जाम्पल देखते हैं, एसिटाजोलामाइड, मीथाजोलामाइड, डाइक्लोरफिनामाइड। तो इसमें जो एसिटाजोलामाइड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर मेडिसिनल केमिस्ट्री में। थर्ड क्लासिफिकेशन है थायाजाइड डायूरेटिक्स, इसका एग्जांपल है क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। फोर्थ है लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इसका खासकर फार्माकोलॉजी लिखने के लिए आता है। तो इसका एग्जांपल है फ्यूरोसेमाइड एंड ब्यूमेटानाइड। फिफ्थ क्लासिफिकेशन है इसका पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स, इसका 3 एग्जांपल है, स्पैरोनोलेक्टोन, ट्राइएमिट्रेन एंड एमिलोराइड। अब हम लोग एक एक करके सारे डायूरेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का यूज़ तब किया जाता है जब हमारी बॉडी में यूरिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसकी वजह से फ्लूइड का रिटेंशन होता है। लाइक कि अगर हमारे ब्रेन में कोई फ्लूइड का रिटेंशन हुआ है जिसकी वजह से सेरिब्रल इडेमा होता है, या फिर जब ग्लोकोमा होता है जिसमें कि आई का प्रेशर बढ़ जाता है फ्लूइड रिटेंशन के वजह से, तो उस कंडीशन में किडनी प्रॉब्लम होती है। तो यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस टाइम ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का यूज़ किया जाता है, जो कि पूरे किडनी पे वर्क करता है, यानी कि पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनली, इन सब चीज़ों पे वर्क करता है और यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। अब हम लोग देखते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर फार्माकोलॉजी, एंड दोनों ही वर्ड सेम ही होता है। जब हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोला जाता है एंड जब फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं तो इसी चीज़ को फार्माकोलॉजी बोला जाता है। इसमें हम सिंपली ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ये कैसे वर्क कर रहा है एंड कहाँ कहाँ वर्क कर रहा है। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हमारे किडनी में पीसीटी, लूप ऑफ हेनली एंड कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है और हमारी बॉडी के अंदर यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये बस 2 मार्क्स में ही मेनली आते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका हम लोग यूज़ देख लेते हैं अब। तो इसका यूज़ किया जाता है सेरिब्रल एडिमा को ट्रीट करने के लिए, ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए एंड रीनल फेलियर को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर किडनी के पीसीटी में एक्ट करता है। अगर आपको किडनी का स्ट्रक्चर याद नहीं है तो एक बार देख सकते हो, ये है पीसीटी।
तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर पीसीटी में एक्ट करता है और बाइकार्बोनेट के रीअब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है ताकि ये ब्लड पे रीअब्जॉर्ब ना हो सके और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो सके। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि इसका फार्माकोलॉजी। तो जो पीसीटी होता है, पीसीटी के अंदर इंडोथेलियल सेल में सोडियम पोटेशियम आयन एक्सचेंजर होता है। तो इस एक्सचेंजर के वजह से ये जो बाइकार्बोनेट टूटा है H2CO3 बाइकार्बोनिक एसिड, ये बाइकार्बोनेट में और प्रोटॉन में टूटता है। तो बाइकार्बोनेट यहाँ से ब्लड में जाता है और ये प्रोटॉन सोडियम प्रोटॉन आयन एक्सचेंजर की हेल्प से ये ल्यूमेन में चला जाता है। तो ये एक्सचेंज नॉर्मली होता है। तो इसी को रोकने के लिए यानी कि ये बाइकार्बोनेट ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब ना हो सके, उसको रोकने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर देते हैं जो कि इस सोडियम प्रोटॉन आयन एक्सचेंजर को इनहिबिट कर देता है। इसकी वजह से बाइकार्बोनेट ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन ल्यूमेन में नहीं जाएगा तो इसकी वजह से बाइकार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा। अगर बाइकार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा तो ये कार्बोनिक आयन में एक्सचेंज नहीं होगा और ना ही ये ब्लड में जा पाएगा। तो इसकी वजह से ये अगर इनहिबिट हो गया तो इसकी वजह से सोडियम भी ब्लड में नहीं जा पाता है। तो ये बाइकार्बोनेट एंड सोडियम यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये सिंपल सा इसका फार्माकोलॉजी है। तो इसी का थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग इसे 2 मिनट पॉज करके एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इतना फिर लेंथी हो जाएगा वीडियो। तो मैं इसे डाल दे रही हूँ, तो आप लोग पॉज करके बस इसे पढ़ लेना, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम लोग इसके कुछ यूज़ देख लेते हैं। तो इसका यूज़ ग्लूकोमा में किया जाता है, एल्टीट्यूड सिकनेस में किया जाता है, एपिलेप्सी में किया जाता है, CHF में यूज़ किया जाता है यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। तो ये सारे कुछ इसके यूज़ है। तो ये तो हुआ पूरा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स का फार्माकोलॉजी एंड यूज़। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि एसिटाजोलामाइड या फिर मीथाजोलामाइड या फिर डाइक्लोरफिनामाइड, इन किसी का पूछ ले कि इसका फार्माकोलॉजी लिखो या फिर इसका यूज़ लिखो, तो सेम यही चीज़ उसमें लिख देना है, क्योंकि इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स का लिखे है। तो इसका जो भी एग्जाम्पल है तो उसका भी सेम ही होगा। तो आज के लेक्चर के लिए मैं यहाँ कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं सारा जो क्लासिफिकेशन है वो बताऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका लाऊँगी। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो।